किसी ने सही कहा है कि जंग हुक्मरानों की जिद पर होती है और कीमत आवाम को चुकानी पड़ती है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर को जरा देखिए। यह तस्वीर है महज 2 साल के बच्चे की। आधा हाथ नहीं है, आंखें जिस्म से बच्चे की गायब है, शरीर झुलसा हुआ है और बच्चे के जिस्म के कई हिस्से जंग की भेंट चढ़ चुके हैं और लहू जिस्म से रिस रहा है। मजबूरी में हमें ऐसा करके इस तस्वीर को दिखाना पड़ रहा है क्योंकि यह तस्वीर आपको डरा सकती है। यह तस्वीर है हमास और इजराइल की जंग में राफा के अंदर की, जहां इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम को पूरा करने के लिए हदों को पार कर दिया और राफा में रह रहे बेकसूर शरणार्थियों पर एक के बाद एक रात के अंधेरे में गोली दाग दी। सोते हुए ही बच्चे हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए, बुजुर्ग मौत की नींद सो गए, महिलाएं मौत की नींद सो गई। लेकिन जमीन और जिद पर टिकी ये जंग रुकी नहीं। इस जंग में अभी तक हजारों लोगों का लहू बह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जंग को रोकने का आदेश दे चुका है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में इजराइल को हत्यारा घोषित करने की अपील की गई है। लेकिन यह जंग रुकी नहीं और राफा में नरसंहार तक पहुंच गई है। हम आपको राफा में नरसंहार की हर तस्वीर दिखाएंगे, आपको यह भी बताएंगे कि इस नरसंहार के पीछे की वजह क्या है, आपको यह भी बताएंगे क्या वाकई में यह नरसंहार रुक सकता है, और यह भी बताएंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की जंग कैसे शुरू हुई और उसमें हमास की एंट्री कैसे। राफा के अंदर नरसंहार नजर आता है, लेकिन सच्चाई है कि इससे पहले गाजा को कब्रिस्तान इजराइल बना चुका है और अब राफा को शमशान बनाने की तैयारी, जिसमें ना जाने कितने बेकसूरों की सांसों को दबा दिया जाएगा। इजराइल इस दौरान वो किसी को भी सुन नहीं रहा, वो किसी की भी नहीं सुन रहा। राफा में शरणार्थी शिविर पर गोले बारूद बरसा दिए। रात के अंधेरे में हमले में सोते हुए न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए। शरणार्थी शिविर पर एक के बाद एक 8 गोले दागे गए और प्लास्टिक और टीन से बने शिविरों में तुरंत आग लग गई। इस हमले में 24 घंटों के अंदर ही सिर्फ 160 लोगों की जान जा चुकी है और बताया गया है कि ताल अस सुल्तान, जबलिया, नुसीरत और गाजा शहर में 160 लोग मारे गए हैं। कहा गया कि जो शरणार्थी राफा पहुंचे थे, जो शरणार्थी शिविर उनके लिए बनाए गए थे, उस पर भी इजराइल ने हमला किया और हमला करने के दौरान बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को रात को सोते सोते ही मार दिया। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया। दरअसल उसके पीछे जवाब है हमास। हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसकी कीमत बेकसूरों को चुकानी पड़ी। तो जरा समझिए कि हमास का वार क्या था। हमास ने रॉकेट इजराइल के उत्तर की तरफ तेल अवीव तक दागे थे। हमास ने दक्षिणी इजराइल में भी अपने आतंकवादी भेजे और इन आतंकवादियों ने, जिनके पास बंदूकें थी, उन्होंने सैड्रोट शहर में राहगीरों पर जमकर गोलियां चलाई। यानी कि हमास ने इजराइल के अंदर बेकसूरों को मारा, उन इजराइलियों को मारा जिनका कोई लेना देना नहीं था। और इसीलिए राफा के अंदर भी बेकसूर मारे गए। और इसलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि जंग हुक्मरानों की जिद पर टिकी होती है और उसमें जो कीमत चुकानी पड़ती है वो वहां की आवाम को चुकानी पड़ती है। आतंकियों ने कई इजरायली नागरिक आबादी क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लिया, जहां निवासी अपनी सरकार से, यानी कि इजरायली सरकार से मदद की भीख मांगते नजर आए। यानी कि जो हमास ने इजराइल के अंदर जाकर तेल अवीव में किया, सैड्रोट शहर के अंदर किया, वही इजराइल ने राफा के अंदर किया। और हमास ने जो वार किया उसका पलटवार इजराइल ने किस तरीके से किया। इजराइल ने लड़ाकू विमान से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला किया, राफा में हमला किया। वर्तमान में कफर अजा, सैड्रोट शहर, सूफा, नाहलोज, मैगनबेरी,
और रिम जैसे सैन्य अड्डों के कस्बों में और उसके आसपास हमास और इजरायली सेना के बीच जमकर गोलीबारी हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इजरायल नरसंहार कर रहा है, लेकिन हमास ने जो इजरायल के अंदर किया वो क्या था? जो हमास ने इजरायल के अंदर घुसकर इजरायल को हमला किया, उनकी जान ली, उन पर गोलियां बरसाई, उनको बंधक बनाया, वो क्या था? तो क्या वाकई में इजरायल और हमास एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी सिविलियंस की जिंदगी को दाग पर लगा रहे हैं? इसके लिए आपको समझना होगा कि इजरायल, हमास और फिलिस्तीन इन बयानों को लेकर क्या कह रहे हैं, दरअसल इन हमलों को लेकर क्या कह रहे हैं, और राफा में जो नरसंहार शुरू हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तीनों के बयानों को एक साथ समझने की जरूरत है। जरा देखिए, रोकिए जरा। इजरायल क्या कह रहा है? इजरायल कह रहा है कि हमास के चीफ ऑफ स्टाफ यासीन को मार डाला गया। जो हमला किया गया उस हमले में दरअसल हमास के चीफ ऑफ स्टाफ यासीन को मार डाला गया, जबकि हमास क्या कह रहा है? हमास कह रहा है कि राफा में इजरायल ने नरसंहार किया, बेकसूरों को मारा। और इन सब के बीच में फिलिस्तीन जो शायद गुम हो चुका है, गायब हो चुका है, क्योंकि जंग सीधे तौर पर हमास और इजरायल के बीच में चल रही है। फिलिस्तीन कह रहा है कि बीते 24 घंटों में कई जगह 160 नागरिक मारे गए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमास कह रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ यासीन को मारा गया। और देखिए दूसरा बयान दोनों ही तरफ से क्या है। इजरायल कह रहा है कि पश्चिमी तट प्रभाग के कमांडर खालिद को मार डाला गया है। इजरायल ये कह रहा है कि उसने जो हमले किए वो हमले आतंकियों पर किए गए, और वो कह रहा है कि पश्चिमी तट प्रभाग के कमांडर खालिद को उस हमले में मारा गया। जबकि हमास क्या कह रहा है? हमास कह रहा है कि इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है, बेकसूरों को मार रही है। और फिलिस्तीन क्या कह रहा है? फिलिस्तीन कह रहा है कि जिस तंबू शिविर पर हमला किया गया वहां विस्थापित थे, वहां शरणार्थी रह रहे थे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। अगला बयान आपको बताते हैं कि तीनों के बीच में अगला बयान क्या। बहरहाल उससे पहले आपको एक और बयान उनका बताते हैं। दरअसल उसमें हमास जो कह रहा है वो कह रहा है कि राफा में इजरायल ने नरसंहार किया और इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है। सोते हुए महिला, बुजुर्ग, बच्चों को मार दिया गया है। वहीं फिलिस्तीन ने कहा बीते 24 घंटे में कई जगहों पर 160 नागरिक मारे गए। जिस तंबू शिविर पर हमला किया गया वहां विस्थापितों को रखा गया। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि जो हमला हुआ उसमें कौन क्या कह रहा है, किन देशों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, इसको जरा देखिए। दरअसल जो प्रतिक्रिया आई वो प्रिंस फैसल बिन फराह बिन अब्दुल्ला, जो कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं? 2 स्टेट सॉल्यूशन इजरायल से सभी पक्षों के हित में है। अब इसको समझने की जरूरत है। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि सऊदी अरब चाहता है कि फिलिस्तीन अलग बने, इजरायल अलग बने, जबकि सच्चाई यह है कि फिलिस्तीन बचा ही नहीं है। इजरायल की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिलिस्तीन की फिलहाल कोई सीमाएं नहीं। और इजरायल 2 स्टेट सॉल्यूशन को शुरू से नकारता है। वो कह रहा है कि अब ये सिर्फ इजरायल है और हमास के खात्मे के साथ वो फिलिस्तीन को नक्शे से जड़ से मिटाना चाहता है। हम आपको नक्शे के जरिए भी बताएंगे कि इस प्रक्रिया में वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल पूरे इजरायल के नक्शे में आपको फिलिस्तीन ना के बराबर ही नजर आएगा। इसके अलावा जरा देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि गाजा में तत्काल सीजफायर कर बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। यह भी प्रिंस की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है, उनकी तरफ से किसका बयान आया, यह भी हम आपको दिखाते हैं। इसको भी जरा देखिए। फ्रांसेस्का एल्बानीज, जो कि विदेश दूत हैं संयुक्त राष्ट्र की, वो कह रहे हैं कि राफा में रहा शिविर पर इजरायल का हमला बेहद भयावह है। लेकिन इजरायल किसी की सुन नहीं रहा है। और इजरायल इसलिए भी नहीं सुन रहा है क्योंकि इजरायल वार पर पलटवार कर रहा है। आपको ध्यान होगा, इजरायल ने जिस तरीके से हमास पर अटैक किया था, उससे पहले इजरायल के अंदर हमास के लड़ाकू उतरे थे, आतंकी उतरे थे, उन्होंने नरसंहार किया था, महिलाओं का अपहरण किया था, उनके साथ दुष्कर्म किया था। और उसके बाद इजरायल ने सारी सीमाओं को लांघ दिया था, उसने गाजा के अंदर नरसंहार किया।
हमास ने बदला लेते हुए फिर वही किया। हमास इजराइल के अंदर घुसा, तेल अवीव में घुसा, महिलाओं को बंधक बनाया गया, वहां के लोगों को बंधक बनाया गया, उन पर गोलियां चलाई, तो उसका बदला देने के लिए राफा के अंदर इजराइल ने हमला किया। लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से देश कोर्ट से बंधा है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, जो तमाम देश है, वो ICJ से बंधे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से बंधे हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को झटका लगा है। झटका कैसे लगा है जरा देखिए, क्योंकि ICJ जो हैग के अंदर है, उसे इजराइल को झटका लगा। ICJ ने इजराइल को राफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया है, सुझाव नहीं दिया है, आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, लेकिन इजराइल ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर सुनाया यह बड़ा फैसला, और आदेश के बाद भी इजरायली सेना लगातार हमला कर रही है, वो रुक नहीं रही है। ICJ के आदेश को भी इजराइल नहीं मान रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। इससे जब इजराइल नहीं रुक रहा, तो दूसरा एक केस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट की तरफ भी बढ़ा है। उसमें यह कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू, उसके खिलाफ हत्यारे के तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए, इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि मुकदमा अभी तक दर्ज हुआ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। वहां से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जो अभी तक थमने का नाम नहीं लिया। इस युद्ध की आग में हजारों लोग भूखे रहने को मजबूर हुए, शहर के शहर खत्म हो गए, कब्रिस्तान बन गए। अब तक 36,000 फलस्तीनियों की इस जंग में जान जा चुकी है। नुकसान इजराइल को भी हुआ है। 1200 इजरायली इस युद्ध में मारे गए हैं, और 250 को अभी भी हमास ने बंधक बनाकर रखा है, और उन्हीं को छुड़ाने के लिए इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है। लेकिन सवाल इससे भी आगे है। सवाल यह कि फलस्तीन और इजराइल जो विवाद है, वो विवाद किस तरीके से शुरू हुआ और वो विवाद कैसे आगे बढ़ता चला। दरअसल फलस्तीन और इजराइल दोनों के बीच में यहूदी राष्ट्र दोनों दरअसल मानते नहीं। फलस्तीन और कई मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राष्ट्र नहीं मानते। इजराइल फलस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इन दोनों के बीच गाजा पट्टी और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई दशकों से जारी है। ओटोमन साम्राज्य खत्म होने पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ और अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के निवासियों का कब्जा हुआ। तनाव बढ़ने के बाद यहूदियों के लिए अलग जमीन का फैसला लिया गया। 1947 में फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने पर फैसला हुआ। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का। जहां यहूदी ज्यादा उसे इजराइल कहा गया, और जहां अरब बहुसंख्यक उसे फलस्तीन कहा गया। युद्ध के बाद 3 हिस्सों में बटा क्षेत्र इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है फलस्तीनी आबादी, लेकिन वहां से सबको राफा की तरफ भेज दिया गया है, और अब राफा के अंदर नरसंहार हो रहा है। लेकिन जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो 1947 के बाद जंग शुरू हुई, उसमें कैसे फलस्तीन धीरे धीरे इजराइल होता चला गया। ये भी आपको एक नक्शे के जरिए समझाते हैं, इसको जरा समझिए। देखिए 1917 से पहले जिस नक्शे को आप देख रहे हैं, इस नक्शे में आपको आज की तारीख में फलस्तीन और इजराइल दोनों नजर आएंगे। लेकिन 1917 से पहले यह सिर्फ फलस्तीन हुआ करता था, इजराइल शब्द एग्जिस्ट नहीं होता था। लेकिन 1947 में यूएन के प्रस्ताव के बाद जो आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है, यह दरअसल वेस्ट बैंक और गाजा जो फलस्तीन कहलाया, और उसके बाद का हिस्सा जो है यह इजराइल कहलाया। आगे बढ़िए जरा, देखिए 1948 की जंग के बाद फलस्तीन सिमटता हुआ नजर आया और इजराइल तेजी से विस्तार करता हुआ नजर आया। और उसके बाद 1967 की जंग के बाद यह तस्वीर और बदल गई। इसमें आपको फलस्तीन डॉट में नजर आ रहा है और पूरा का पूरा इजराइल नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है जो 2023 से जंग शुरू हुई, उस जंग में अब शायद अगला जो नक्शा आएगा उसमें आपको फलस्तीन नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, गाजा पर
इजराइल का कब्जा है और बॉर्डर इलाके राफा पर भी अब इजराइल तेजी से हमला कर रहा है और वो हमास के नामो निशान को मिटाने के साथ साथ फिलिस्तीन को भी मिटाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस जंग और जिद की वजह से न जाने कितने मासूम मारे जा रहे हैं, न जाने कितने बच्चे सुबह का सूरज नहीं देख पा रहे हैं और कितनी माएं अपने बच्चों के जिस्म को इकट्ठा कर रही है, उसके इतने टुकड़े हो गए। ये तय है कि जंग में इंसानियत हार रही है, देश कोई भी जीत सकता है। लेकिन इजराइल और हमास में हमलों की कहानी कहां से शुरू हुई, अब तक कितनी बार दोनों के बीच में जंग हुई, कितने लोगों की जान अभी तक गई है, ये भी आपको बताएंगे। करें राफा के अंदर जिस तरीके से नरसंहार शुरू हुआ है, क्या वाकई में वो रुकेगा या फिर मानकर चलें कि फिलिस्तीन और हमास के खात्मे के साथ जो बेगुनाह वहां हैं उनकी सांसों के थमने के साथ ये जंग खत्म होगी। बहरहाल जो जंग चल रही है उसका इतिहास बड़ा पुराना है और कब कब हमले हुए और उस दौरान कितनी जाने गई, ये जरा हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा, 2008 के अंदर 23 दिन तक संघर्ष चला, उसमें 1450 से ज्यादा लोगों की जान गई। हम हमास और इजराइल की जंग की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। 2012 के अंदर 8 दिन तक संघर्ष चला, इस दौरान 173 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2014 के अंदर 50 दिन तक संघर्ष चला और 2200 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि 2021 में 11 दिन तक संघर्ष चला और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 2022 में 3 दिन चले संघर्ष में 44 के आसपास लोगों की जान गई और 2023 से जो संघर्ष शुरू हुआ है वो हजारों लोगों की जान ले चुका है और वक्त के साथ और ज्यादा रक्त रंजित होता हुआ नजर आ रहा है। कमाल की बात यह है कि दरअसल दोनों ही तरफ से, हमास और इजराइल की तरफ से, अब बेकसूरों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन इजराइल के समर्थन में कौन कौन है, फिलिस्तीन के समर्थन में कौन कौन है, यह भी आपको बताते हैं। जरा देखिए, इजराइल की जब आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ये उनके समर्थन में, जबकि फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की है, कतर है, ईरान है, लेबनान है और दक्षिण अफ्रीका है। अमेरिका तो इजराइल को साल 1948 से ही एक अलग यहूदी देश बनाने की मदद करता आया है। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह देखता है और इसके लिए यूएस की तरफ से इजराइल को हर तरह की मदद की जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इजराइल अमेरिका सहायता प्राप्त करने वाले देशों में सबसे ऊपर है। अमेरिका 1948 से अब तक इजराइल को 158 अरब डॉलर की मदद दे चुका और यही वजह है कि फिलिस्तीन और हमास दोनों जो राफा के अंदर नरसंहार हुआ है उसके लिए अमेरिका को भी हत्यारा मान रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, 2 स्टेट पॉलिसी के साथ है। यहां फिलिस्तीन के लोग सीमा सुरक्षा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सके और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात कही है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन ने पिछले दिनों यूएन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जो अमेरिका के वीटो के चलते पास नहीं हो सका था। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन इससे मिलेगा, लेकिन ना इजराइल सुन रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की, ना ही इजराइल सुन रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट की। और फिलिस्तीन के समर्थन में जो अलग देश बनाने की मांग यूएन के अंदर उठी, उसमें अमेरिका ने वीटो लगा दी, क्योंकि अमेरिका दरअसल इजराइल का सहयोगी और ना सिर्फ आर्थिक मदद करता है बल्कि जो वेपन सप्लाई होते हैं वो भी इजराइल को सबसे ज्यादा अमेरिका से होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमास है। हमास क्या है, किस तरीके से बना है, ये जंग क्या है, और फिलिस्तीन का नाम आते ही हमास क्यों सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल हमास इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और अरबी में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया के नाम से जाना जाता है। यह कट्टरपंथी इस्लामी संगठन कहा जाता है और इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास की जड़ें कट्टर संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी मानी जाती है।
मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1920 के दशक में मिस्र के अंदर हुई। शेख अहमद यासीन एक फिलिस्तीनी मौलवी थे जो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थानीय शाखाओं से जुड़े। यासीन शुरुआत में काहिरा में इस्लामिक स्कॉलर था। 1960 के दशक में वो गाजा और वेस्ट बैंक में धर्म के प्रचार प्रसार का काम करता था। 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से ही हमास लगातार हमलावर है। लेकिन राफा के अंदर जो नरसंहार हुआ है, क्या राफा के अंदर नरसंहार हमास का इजराइल के अंदर नरसंहार का पलटवार है? जो भी है, दोनों ही तरफ से इस नरसंहार में मासूमों की जान जा रही है और उनको रोकने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और 4 जून को सुबह 5 बजे से फर्स्ट इंडिया पर इलेक्शन के परिणामों की महा कवरेज आप देखिए। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले हम आपको बताएंगे। नमस्कार।